Hi guys, welcome back to my channel. I am up with my another video on dissolution of partnership firm. It is helpful for 11th class students, 12th class students, graduation students and for all the professional courses students. Now let's get into the video. सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? सबसे पहले डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिज़ोल्व यानी ख़त्म होना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप फर्म का ख़त्म होना, पार्टनरशिप फर्म का डिज़ोल्व होना। यानी कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, जैसे ही जैसे जब एडमिशन होता था पार्टनर्स का, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। लेकिन अगर कोई भी पार्टनर हमारा रिटायर हो जाए या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या आपका बिजनेस अनलॉफुल हो, या आपका कोई भी जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड हो जाए, तो जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो ख़त्म हो जाती है। और जब आपकी पार्टनरशिप फर्म ख़त्म होती है तो उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं, किन किन चीज़ों का हिसाब लगाया जाता है, ये अब हम देखेंगे। तो इसमें 4 अकाउंट्स बनते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनता है? सबसे पहला अकाउंट इसमें बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा अकाउंट होता है partners loan account, and third one is partners capital account, and fourth is cash और बैंक अकाउंट। तो इस चैप्टर के अंदर इन 4 अकाउंट्स की प्रिपरेशन होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की, कि रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है और हम इसे बनाते क्यों हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जब अगर आप एक बिज़नेस में हैं, आप 3-4 लोग के एक बिज़नेस में हैं और आज एक वो दिन आ गया कि जब आपको वो बिज़नेस ख़त्म करना है, तो आपके पास उस बिज़नेस के अंदर जितनी भी एसेट्स पड़ी होंगी, जितनी भी लाइबिलिटीज़ पड़ी होंगी, अब आपको उनका हिसाब लगाना होगा कि अब जो हमारी एसेट्स है अब वो हमें डिस्पोज ऑफ करनी है, यानी कि हमें सेल करनी है, तो हमें कितना पैसा आएगा। और जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं हमें उन्हें पे करना है। तो कोई ऐसा होता है ना कि जो भी हमारी एसेट्स पड़ी हुई हैं बिज़नेस के अंदर रखी हुई हैं, जितनी भी एसेट्स, उनको बेचकर जो पैसा आएगा उनसे हम अपने क्रेडिटर्स को पे करेंगे। तो रियलाइजेशन में यही होता है। रियलाइजेशन से वर्ड निकलता है, रियलाइजेशन से वर्ड निकलता है रियलाइज। और रियलाइज का मतलब क्या होता है कि एक जैसे होता है ना कि जब आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करते हैं उसमें टर्म यूज़ होता है रियलाइज़, कि हमारे एसेट्स जो हैं वो रियलाइज़ हो गए, मींस वो क्या हो गए, डिस्पोज ऑफ हो गए, वो सेल हो गए। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स इसीलिए बनता है कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है कि हम अपने जो सेल, जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं, और जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको पे ऑफ करते हैं। तो ये किस लिए होता है? फॉर फॉर disposing of assets and pay off liabilities। and तो ये किस लिए बनता है? हमारी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, और जो उनको सेल करके पैसा आता है तो हमारे पास कि हम अपनी कितनी लाइबिलिटीज़ पे कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास क्या बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट, ताकि हमारे पास सारी एसेट्स और लाइबिलिटी का हिसाब लग सके, और जितना भी पैसा हमें लेना है या फिर देना है, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा, हम उसका हिसाब कर सकें एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि जब हम कोई भी एसेट्स को भी लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टनर्स को भी उसका फ़ायदा चाहिए, उसका प्रॉफिट चाहिए। और अगर कोई भी लोन्स हैं उनकी तरफ, मतलब बिज़नेस की तरफ अगर कोई भी लोन्स हैं, तो वो पे ऑफ करना भी पार्टनर्स की ही लाइबिलिटी बनती है। तो अगर हमारे एसेट्स बेच के जो पैसा आएगा वो भी उन्हीं के पास आएगा, तो क्यों ना उस पैसे से अपने लोन्स को, अपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया जाए, तो बात तो सेम रहेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स हम वही करते हैं कि अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का सारा हिसाब लगाते हैं। उसके बाद जो जो भी हमारी एसेट्स बेची जाती हैं, जो प्रॉफिट होता है उससे हम अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं। अब आया हमारा पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं? पार्टनर्स लोन अकाउंट इसीलिए होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर है, उसने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है कि फर्म को भी उसे पे ऑफ करना है एट द एंड ऑफ द डे। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ से सारी अपनी लाइबिलिटीज़ को सेटल कर लेते हैं ना रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट में सारी लाइबिलिटीज़ को सेटल करने के बाद, सारे सबको पे ऑफ करने के बाद, रियलाइजेशन अकाउंट के ख़त्म होने के बाद उस पार्टनर को पे किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम पार्टनर को लोन अकाउंट में पे करते हैं ना, तो यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे एंट्री होती है पार्टनर्स
लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ पर एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब ये हम कहाँ पर दिखाते हैं, ये हम जो भी हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है ना, जब वो अकाउंट बनता है तो एंड में आपका बैलेंस शीट आता है। तीनों, मान लीजिए आपके ABC 3 पार्टनर्स है फर्म में, जब इन 3 पार्टनर्स की हम सारी एडजस्टमेंट कर देते हैं तो एंड में आपका एक बैलेंस CD आता है। तो यहाँ पर वो बैलेंस CD जो भी अगर रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस CD होता है ना, उसको हम लिखते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर के बैलेंस CD को क्या लिखते हैं, उस पार्टनर का लोन अकाउंट। और जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनके लिए बैलेंस CD नहीं, उनके लिए लिखते हैं बैंक अकाउंट। अगर 2 में आ रहा है बैलेंस तो टू बैंक अकाउंट, बाय में आ रहा है बैलेंस तो बाय बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि हमारा जो भी अब रिटायरिंग पार्टनर का रिटायरिंग पार्टनर्स बैलेंस CD किस में कन्वर्ट होगा, लोन अकाउंट में। और रिमेनिंग पार्टनर्स बैलेंस CD किस में कन्वर्ट होगा, कैश या बैंक अकाउंट में। ये होता है हमारे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर की। जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस CD होता है वो लोन अकाउंट में कन्वर्ट होता है, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स का बैलेंस CD होता है वो कैश या बैंक अकाउंट में कन्वर्ट होता है। वो इसीलिए कन्वर्ट होता है कैश या बैंक में क्योंकि यहाँ रिटायरिंग में हमें ये देखना होता है कि अब कौन सा पार्टनर कितने पैसे बिजनेस के अंदर देगा, कितने उसे देने हैं और कितने बिजनेस को पार्टनर को देने हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट करते हैं, क्योंकि जब रिटायरमेंट हो रहा है तो अब हिसाब होगा सारा कि किसके कितने पैसे रहते हैं, किसके कितने पैसे बचते हैं। तो अब यहाँ पे इनको वही हिसाब लगाना होगा कि कौन कितने पैसे लेकर आएगा, कितने पैसे लेकर जाएगा, किसके कितने पैसे फर्म की तरफ निकल रहे हैं और फर्म के कितने पैसे किसी को देने हैं। तो इसलिए रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस CD को हम लिखते हैं लोन अकाउंट, और रिमेनिंग पार्टनर जो भी होते हैं उनके बैलेंस CD को हम लिखते हैं कैश या बैंक अकाउंट से जाता है। जिस साइड भी बैलेंस आए उस अकॉर्डिंग कैश या बैंक अकाउंट से जाता है। फिर बनता है कैश और बैंक अकाउंट, इनका हिसाब रखने के लिए, कैश और बैंक का हिसाब रखने के लिए, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास कैश और बैंक में बैलेंसेस आएंगे और यहाँ भी आएंगे। तो जितने भी हमारे कैश और बैंक के हिसाब होंगे वो सारे हम इसमें एक अलग अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं। तो ये इसमें क्या होगा, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। तो देखिए इस तरह से होगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो उसमें सबसे पहले कौन से 4 अकाउंट्स बनते हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। अब हम देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो यहाँ हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए हम कैसे बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट हेडिंग, और आपको एक T फॉर्मेट बनाना होता है ऐसा। उसमें सबसे पहले इधर आता है टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। यहाँ आती हैं जितनी भी, जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा, जितनी भी वहाँ बैलेंस शीट में सन्ड्री एसेट्स शो हो रही होंगी वो सारी इधर आएंगी। और यहाँ कौन सी सन्ड्री एसेट्स का मतलब होता है सारी इकट्ठी एसेट्स। तो यहाँ पर कौन सी एसेट्स आएंगी, जो हमारी सेलेबल हों, जो हमारी सेलेबल एसेट्स हों, यानी कि जिनको हम सेल कर पाएँ वो वाली एसेट्स। यानी कि यहाँ पर आपकी कैश भी नहीं आ सकता, बैंक नहीं आ सकता, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आ सकते, गुडविल अकाउंट नहीं आ सकता, P&L अकाउंट का जो एसेट साइड बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस वो नहीं आ सकता, पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता, P&L सस्पेंस अकाउंट नहीं आ सकता, और पार्टनर्स लोन अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी नहीं आ सकता। तो जो हमारी सेलेबल असेट्स होंगी यहाँ पर सिर्फ वही आएंगी जिनको सेल करके हमारे पास पैसे आ सकें, यहाँ पर सिर्फ वो वाली एसेट्स आएंगी। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट साइड सेलेबल एसेट शो हो रही होंगी वो सारी यहाँ पर इकट्ठी पहले वो सब आएंगी। फिर यहाँ पर आपकी जब सेलेबल एसेट्स आ जाएंगी तो उसके बाद यहाँ पर हम क्या ट्रांसफ़र करेंगे, बाय सन्ड्री लाइबिलिटी, यानी कि सारी इकट्ठी लाइबिलिटी। और यहाँ पर भी कौन सी सारी लाइबिलिटीज़ आएंगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। कौन सी लाइबिलिटीज़ आएंगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। देखिए एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ क्यों आएंगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ इसलिए आएंगी क्योंकि जब हमने किसी से लोन ले रखा हो बाहर से या कुछ भी हो तो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि जितनी भी हमारी बाहर की लाइबिलिटीज़ हैं, बाहर का उधार है, सबसे पहले हम उसको पूरा करें। उसके बाद अगर हमने अंदर या अपनी किसी बंदे से कोई उधार ले रखा है तो उसको हम बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ पे करनी होती है क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे और यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ जाता है। तो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ अगर हमें यहाँ पे लिखनी है सारी, यानी कि आउटसाइड लाइबिलिटीज़ यहाँ पे लिखनी है, तो हम कौन सी लाइबिलिटीज़ नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो गया, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जितने भी रिजर्व्स होंगे वो भी नहीं लिख सकते। और हमारा अगर कोई भी लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम यहाँ पर वो भी नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें क्या लिखनी है, सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ यहाँ पर हमें लिखनी है। चलिए यहाँ पे हम इनके ऐसे ना नोट्स बना देते हैं, ऐसे #1 #2। तो हम पीछे इनको डिस्क्राइब भी करेंगे कि कौन सी जो एसेट्स हैं हम इनमें नहीं लेनी, या कौन सी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं जो हमें इनमें नहीं लेनी, ताकि आप अगर नोट करके रखें तो याद रहे। फिर इसके बाद हमारे पास हम सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे, फिर सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लेंगे, सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जितना भी हमारा कैश या बैंक होगा हमें वो ट्रांसफ़र करना है, यानी कि जब हम अपनी लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करेंगे हमें यहाँ पर वो लिखना है। हमें अपनी इसमें क्या होता है कि हमें अपनी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को डिस्चार्ज करना होता है। तो जैसे अगर हमारी सन्ड्री एसेट्स इधर हैं तो ये डिस्चार्ज होंगी इधर, और सन्ड्री लाइबिलिटीज़ इधर हैं तो ये डिस्चार्ज होंगी सिंपली इधर। तो चलिए एक एरो बनाते हैं, ये तो होंगी इधर डिस्चार्ज, और ये होंगी इधर डिस्चार्ज। ओके, तो एसेट्स अपोजिट साइड डिस्चार्ज होती हैं एंड लाइबिलिटीज़ अपोजिट साइड डिस्चार्ज होती हैं। और ये जब डिस्चार्ज होती हैं तो कौन सा अकाउंट से जाती हैं, टू कैश या बैंक अकाउंट, और ये भी बाय कैश या बैंक अकाउंट। यानी अगर कई बार ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट्स में वैसे तो दिया होगा कि ये एसेट ऐसे रियलाइज़ करो, ये एसेट ऐसे रियलाइज़ करो, तो वो तो आपको वैसे ही रियलाइज़ करनी है, और जो भी एसेट उनके अलावा आपकी बच जाएगी तो वो आपको कैश या बैंक से रियलाइज़ करनी है। और कई बार ऐसे भी होता है, मान लीजिए कोई क्रेडिटर है आपका, तो उसने आपका क्रेडिटर है आपका क्रेडिटर है 2000 रुपये का, और उसके बदले उसने एसेट ले ली 2000 की, तो उसकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि वो बराबर होगा कि भाई उसकी लाइबिलिटी 2000 की थी, उसके बदले उसने हमारे बिज़नेस से 2000 की एसेट ले ली, तो हमें उसकी एंट्री करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहीं अपने आप ही पूरा हो गया कि क्रेडिटर 2000 के क्रेडिटर को 2000 की एसेट दे दी, तो वो वहीं पर पूरे हो जाते हैं। अगर कोई भी आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ होंगी तो वो भी आएंगी इधर, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होंगी तो वो भी आप मेंशन करेंगे इधर। और आपका अगर कोई भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं तो वो भी आपके यहाँ पर टू कैश या फिर टू बैंक से ही जाएंगे अकॉर्डिंगली, जो भी आपको एसेट्स दे रखी होंगी तो वो आपको यहाँ करनी है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये सब चीज़ें होने के बाद सिंपली अगर आपका प्रॉफिट आता है तो वो इधर जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ जाएगा प्रॉफिट, जितने भी पार्टनर्स होंगे उन तीनों में बटेगा इधर, और कोई भी लॉस होगा तो इधर जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या जाएगा, लॉस। तो यहाँ होता है आपका रियलाइजेशन अकाउंट
ख़त्म। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ आपका रियलाइजेशन अकाउंट ख़त्म। तो ये था हमारा पूरा फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट का। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम इसके आगे करेंगे पार्ट 2 में। तो जो भी इस चैप्टर के जितने भी ये वाले नोट्स होंगे सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं, और हम जब ये वाला चैप्टर ख़त्म कर लेंगे तो हमें नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।